सर आपने स्टोन एज की बात की तो ट्रम्प के स्टोन एज पे उनके कोई मिनिस्ट्री से रिप्लाई आया था कि जब अमेरिका को पता नहीं था स्टोन एज में थी तब हम अच्छे सिविलाइज लोग थे ईरान की, इस तरह का उन्होंने कमेंट्स किया। तो ये काफी एशियन सिविलाइजेशन है ईरान की। या देखिए, सबसे पहला जो सिविलाइजेशन हम मानते हैं 8,000 साल जो प्री हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले सुमेर का सिविलाइजेशन था। और सुमेर यानी आज का जो टिग्रिस वैली जो है इराक का जो पोर्शन है वो, उसके बाजू जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन था जो ईरान का पोर्शन है वो, और फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन था जो इजिप्ट में है। तो ये कम से कम 7,000 8,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। यानी जैसा आइस एज जो समाप्त हुआ 10,000 साल जो हम पकड़ते हैं जब आइस मेल्ट हुआ, और उसके बाद जो सिविलाइजेशन शुरू हुए पर्टिकुलरली अर्बन सिविलाइजेशन जो हम कहते हैं, तो उसमें जो है वो पर्शियन सिविलाइजेशन भी काफी एंशियंट है, 6-7 हजार साल पुराना। तो एक एंशियंट सिविलाइजेशन को इस तरह कहना, जब अमेरिका तो जो है अभी 400 साल 500 साल का हिस्ट्री है अमेरिका का, तो ये ठीक नहीं। अगर आप रेड इंडियंस को छोड़ दे तो अमेरिका एज अ कंट्री जो है तो यूरोप से ज्यादातर माइग्रेट हुए हैं। तो ये ट्रम्प का जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो दर्शाता है कि उनको वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चर का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कमजोर है। ओके सर, में अगर युद्ध की कड़ी में हम लेंगे तो हमारा इंडिया का कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है। ना हम अमेरिका की तरफ से बोल पा रहे हैं, ना ईरान, हमारा जो अभी काफी पुरानी दोस्ती हमारी ईरान या रसिया से, इस तरह से कुछ हमारा स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह की फॉरेन पॉलिसी सेट कर रही है ये समय में, अब भारत के परफेक्ट में देखे तो? नहीं, इंडिया का बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, ये जो मोदी गवर्नमेंट है, वो बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि वो इनडायरेक्टली अमेरिका और इसराइल के साथ है, इनडायरेक्टली। और लेकिन वो ईरान के साथ में पुरानी फ्रेंडशिप है, रशिया के साथ हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है, तो इसलिए वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन लोगों का, ये पर्टिकुलरली बीजेपी गवर्नमेंट कह रहा हूं मैं, इंडिया के लोगों का नहीं कह रहा हूं, बीजेपी गवर्नमेंट का जो है वो इंटरनल जो है ये, इसलिए तो इसराइल वो गए थे ना 25 फरवरी को, और 25 फरवरी को गए और 2 दिन के बाद अटैक हुआ, इसराइल ने अटैक किया अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर। तो ये जो है एक तरह से चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलरली मैं अगर कहूं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं तो वो इस्लामिक कंट्रीज कमजोर हो जाए। अगर ईरान कमजोर हो जाता है उसके बाद पाकिस्तान एक बचा हुआ है, बाकी तो कोई बचा ही हुआ नहीं है। तो इस्लामिक कंट्रीज अगर कमजोर हो जाती है तो वो बीजेपी को, आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे को सूट करता है, जो इजराइल की आइडियोलॉजी है उसके साथ में वो अलाइन होता है। तो इसलिए जो है इंटरनली इनकी ये चाहती कि वो अगर इसराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करता है और ईरान अगर मान लीजिए 1 सप्ताह के अंदर अगर कमजोर हो जाता है तो फिर पूरे रीजन के अंदर में जो है वो डोमिनेंस हो जाता है। और इधर फिर पाकिस्तान को तो खैर वो हमारा इंटरनल वो है ही कॉन्फ्लिक्ट 2 कंट्री के अंदर में, तो वो आसान हो जाता था क्योंकि पीओके के लिए भी इनको अटैक करने की आसानी हो जाती थी। तो इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशंस जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट का रहा है, वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। लेकिन अब मजबूरी हो गई क्योंकि ऑयल नहीं मिल रहा है, आपको पेट्रोकेमिकल ठीक से नहीं मिल रहा है। अगर आप ईरान के साथ में एकदम में अपफ्रंटली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे, इनके साथ में साइड कर लोगे इजराइल और अमेरिका के, तो फिर आपको ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी जो हमारा डिपेंडेंस है, देखिए 40% हमारा ऑयल वहां से आता है और 90% एलपीजी वहां से आता है और 60% एलएनजी वहां से आता है वो रीजन से। और हॉर्मुज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जहां से ये सब गुजरता है। दूसरा फिर बलबल बंदेर है जो रेड सी की तरफ से आता है सब घूम के, तो वहां हम इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज कंट्री ठप हो जाएगा। तो अगर ये नहीं रहेगा तो इसलिए फिर अभी जो है वो थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। युद्ध भी एक डाइवर्सन टैक्टिक हो सकती है क्योंकि काफी चला उस वक्त मीडिया में, अभी तो जैसे जैसे युद्ध के खबर ही चल रही है, कुछ आ नहीं रहा है। सर ये युद्ध से एक बात और समझ में आई, जैसे पहले समझा जाता था कि रसिया या अमेरिका जो एक सुपर पावर है और अभी चाइना जो है मतलब आने वाले समय में सुपर पावर बनने वाला है, तो कुछ क्या इस सब चीज को ये युद्ध ने लिमिटेशन डाल दिया कुछ रीजनल पावर की वजह से? देखिए, मेन तो ये जो है अमेरिका के इसमें एक दो तीन कैलकुलेशंस है। एक तो चाइना को कंट्रोल कर, अगर ईरान को मान लीजिए कमजोर करते हैं तो जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने जो है बिजनेस को बढ़ाया है, और ईरान जैसी जो कंट्रीज है वो चाइना की और रशिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, तो उनको अगर कमज़ोर कर देते तो एक तरह से चाइना को भी जो है वो वार्निंग जा सकती है, दूसरे कंट्रीज़ को भी वार्निंग जा सकती है कि भाई चाइना के साथ में आपको अलाइन नहीं होना है। ये एक इसके अंदर में इशू है। लेकिन देखिए, जो अमेरिका पहले जो एक हेजिमोन था ना पूरे वर्ल्ड का, तो वो हेजिमोन अभी नहीं रहा है क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमी है और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है
देखिए अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लीजिए, बिग डेटा कंप्यूटिंग को देख लीजिए, एरोस्पेस को देख लीजिए, उसके बाद में आप चाइना का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए, नेवी को देख लीजिए, आप न्यूक्लियर पावर में देख लीजिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख लीजिए, आप यू नेम एनी एरिया और आप ये देखेंगे कि अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं रहा है। तो चाइना एक बहुत बड़ा जो है वो इमर्जिंग पावर है वर्ल्ड के अंदर में, जो ग्लोबल पावर है। और रशिया तो पुराना जो है वो न्यूक्लियर पावर है, मिलिट्री पावर है और इंडस्ट्रियल पावर भी है, और रशिया के पास में बहुत ऑयल और गैस भी है, तो उसके और टेरिटरी भी रशिया के पास बहुत बड़ी है। तो इसलिए जो दो बड़े मेजर ग्लोबल पावर्स है, चाइना और रशिया, और वो दोनों जो है वो फ्रेंड है आपस में, तो इनके वजह से अमेरिका को लिमिटेशन आ गया है। थ्रू ईरान वो जो है चाइना को कितना और वार्निंग दे सकते हैं या कितना तकलीफ दे सकते हैं, और इवन इनडायरेक्टली इंडिया को, क्योंकि इंडिया तो पेट्रोकेमिकल हम डिपेंड ही है ना। 90% जो एलपीजी हम वहां से लेते हैं, एलएनजी 60% लेते हैं, और 40% जो है वो ऑयल वहां से लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा तो मेजर जो है पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिल है वो मेजर इसी में डिसाइड होता है। तो मान लीजिए अगर ऑयल महंगा हो जाए, पेट्रोकेमिकल्स महंगा हो जाए, तो हमारा जीडीपी 1-2% नीचे आता है। जैसे अभी आप लेटेस्ट जो है वो प्रोजेक्शंस देख रहे हैं कि हमारे जीडीपी का प्रोजेक्शन जो था, जो 7.5 का था, वो भी 6% पे दे रहे हैं लोग। तो अगर हमारे जीडीपी पीछे आएगा और इंडिया को भी जो है वो तकलीफ होगी, तो इंडिया भी जो है जो इमर्जिंग जो है वो एक पावर हो रहा है, रीजनल पावर अभी ऑलरेडी हम लोग है, लेकिन आने वाले 10-15 साल में हम एक मेजर पावर बन सकते। तो उसको भी पीछे करने का जो वो इनडायरेक्ट टैक्टिक्स है अमेरिका का। तो इसमें बहुत सारे एक चीज से बहुत सारी चीजें हो रही है, प्लस वेपन्स का टेस्टिंग हो रहा है, किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो एक दूसरे को टैकल कर सकती है, तो उसका भी टेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि जो वॉर है, वॉर तो सारी जो जितनी जो वेपन्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए, कंपनीज जो है उसके लिए तो सबसे बेनिफिशियल होता है। तो एक चीज से बहुत सारी चीजें की जा रही है इसके अंदर। लेकिन सर अभी ये जो युद्ध का सिनेरियो चल रहा है, तो इस सिनेरियो में अगर ये और लंबा खींच जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि फ्यूल जो है सारा डिपेंडेंट है हम लोग इस फ्यूल के बारे में, और बाकी चीजों की महंगाई बढ़ रही है इस युद्ध की वजह से। तो कितना इफेक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी? देखिए ऑयल अगर $150 के ऊपर जाता है और काफी दिनों तक वहां रहता है, तो 1% ऑफ द जीडीपी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। 1% ऑफ द जीडीपी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जो हमको 7% से आगे जाना है वो 6% पे आ जाएंगे। अगर ऑयल और पेट्रोल डॉलर अगर 200 पर चले गया तो सीधा 5% ऑफ द जीडीपी आएगा, 2% का जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो हमको जो है फिर और उतना पैसा आगे बनाने में जो है और दिक्कत जा सकती है, और फिर टैरिफ्स और कोई युद्ध हो जाए और कुछ हो जाए, तो ये तो हम नहीं जानते ना आगे और क्या आने वाला है। तो अल्टीमेटली स्लो डाउन होगा हमारा कंट्री का, रिसेशन के साथ में इन्फ्लेशन भी आ सकता है। तो एक तरह से स्टैगफ्लेशन की भी जो है वो पोजीशन आ सकती है, जहां पर हाई इन्फ्लेशन हो और ग्रोथ बिल्कुल कम हो, ये भी हो सकता है। बट अभी कहना प्री मैच्योर्ड है। अभी ये कैसा चलता है, कैसा शेप अप होगा और कितने पर जो है वो ऑयल जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है ये। सर अभी ये युद्ध के ऊपर मोहन भागवत जी का बयान आया था कि भारत ही युद्ध रुकवा सकता है। तो ये क्या जियो पॉलिटिक्स में उनका ये बयान किस तरह की अज्ञानता या ज्ञान दर्शाता है आपके विचार के हिसाब से? नहीं, इनके स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वो तो वॉर करवाने के लिए जो है वो गए थे ना इसराइल में, फादरलैंड ढूंढ रहे थे वहां पर जो है मोदी जो है जाकर। तो ये तो फादरलैंड ढूंढ रहे थे इसराइल में जो है वो। तो और इंडिया में करवाने की बोल क्षमता है ऐसा नहीं है, पर आपके अंदर में वो गट्स है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप उस तरह का स्टैंड नहीं ले रहे ना। अगर आप स्टैंड लेते तो आप कम से कम बोल तो सकते थे अमेरिका को, नहीं ठीक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा लॉस होगा सभी कंट्रीज का, हमारा भी लॉस है, तो लिमिटेड कीजिए, मत जाइए ज्यादा आगे। आप इसराइल को बोल सकते थे, पर आप नहीं बोल पा रहे ना। तो आप नहीं बोल पा रहे तो आपकी क्षमता ही नहीं है ना उस तरह का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका रोल नहीं है। केवल फोटो खिंचवा लेने से थोड़ी कोई विश्व गुरु हो जाता है ना। विश्व गुरु बनने के लिए तो कुछ स्ट्रेंथ लगती है, उस तरह का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लगता है। इंडिया में तो आप ये सब मैनेज करके कर लेते हो ना, SIR को, ईवीएम को और पब्लिक फंडिंग को मैनेज करके इलेक्शन यहाँ जो है वो जीत जाते हो, पर दुनिया में तो आप नहीं कर सकते। और मैं बार बार इनको कहता हूँ भागवत जी को कि आप विश्व गुरु नहीं है, आप ये जो है ना आपका भ्रम है। आपका चेला कौन है ये बता दीजिए दुनिया के अंदर में। 213 कंट्रीज और स्टेट है, आपका एक तो चेला नहीं बचा है। नेपाल हुआ करता था वो तक नहीं है, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, आपको जो है वो पड़ोस में जो है बांग्लादेश है वो नहीं मानता है, श्रीलंका आपको नहीं मानता है।
तो आपका जब चेले ही नहीं तो आप गुरु कहाँ कैसे हो गए, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये भ्रम जो है फैलाना छोड़ दीजिए, और इंडिया भी बहुत पीछे है, डेटा को देख लीजिए। आपको नहीं मालूम होगा तो हमसे कभी वेरीफाई करा लेना, हम बता देंगे आपको वर्ल्ड में इंडिया अभी कितने पैरामीटर्स में कहाँ कहाँ है। और आपको यदि चाइना और अमेरिका के बरोबर आना है तो हिंदुत्व से वो नहीं हो सकता, उसके लिए ज्ञान, विज्ञान और मानवता को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। अनलेस एंड अनटिल यू अडॉप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिज्म, यू कैन नॉट बिकम अ ग्रेट कंट्री इन द वर्ल्ड। ग्रेट मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ, कल्चरली नहीं बोल रहा हूँ। सर BRD पुष जी का सवाल था सर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनता है, और इसके लिए मतलब इसके बारे में आप कहना कैसे चाहेंगे कि कैसे बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए अभी ये जो लड़ाइयाँ हो रही ना, ये लड़ाइयाँ एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ही हमें ले जा रही है। देखिए अभी आने वाले 10 सालों के अंदर में चाइना में ओवरटेक अमेरिका इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, बिल्कुल 2040 तक जो है। और अभी एक मेजर प्लान ही चल रहा है चाइना में 2040 तक। इसलिए आप देखिए कि चाइना हर फील्ड में आगे जा रहा है। चाइना लड़ाइयों में नहीं जा रहा है, लेकिन चाइना धीरे धीरे अपने साथ दूसरे कंट्रीज को डेवलप करते हुए ले जा रहा है। तो अगर चाइना, मान लीजिए अमेरिका को आने वाले 10-15 साल में अगर चाइना के साथ कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं होता है और चाइना को बहुत पीछे ले जाने के लिए अमेरिका सक्सेस नहीं होता है, तो चाइना विल बी अ ग्रेटर पावर देन अमेरिका। तो चाइना ऑलरेडी परचेसिंग पावर पैरिटी में, उसका जीडीपी जो है वो अमेरिका से आगे निकल गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 6 महीने का फर्क है केवल चाइनीज रिसर्च और अमेरिकन रिसर्च के अंदर में। और बाकी क्रिटिकल मिनरल्स में तो आप देखिए कि चाइना के पास में बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स है। चाइनीज नेवी बहुत बड़ी नेवी है, अमेरिकन नेवी के बराबर जो है या उससे भी ज्यादा एडवांस जो है वो नेवी है। एरोस्पेस में देखिए चाइना, अब जो बैडू कंस्टेलेशन है वो जीपीएस से अच्छा माना जाता है, बैडू कंस्टेलेशन। तो इस तरह से जो है हर फील्ड में चाइना जो है वो इमर्ज हो रहा है। रशिया का एक एक्सिस है चाइना के साथ में, उस एक्सिस में नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना, ये एक एक्सिस है। जितने मिडिल ईस्ट और इस्लाम को मानने वाली कंट्रीज है उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना के साथ में अलायंस है। यूएई और बहरीन को अगर आप छोड़ दे, तो सऊदी को अगर छोड़ दे, तो चाइना के साथ में उनका अलायंस है। अभी रहा नेबरिंग पावर जो है इंडिया है। इंडिया कितना इमर्ज हो पाता है और इंडिया इंटरनेशनल रोल प्ले क्या करता है, इंडिया में किसकी गवर्नमेंट रहेगी और किस तरह का जो आने वाले 10 साल में जो है 15 साल में इंडिया रोल प्ले करेगा, उससे भी एक चीजें जो है वो इमर्ज होगी। अमेरिका नाटो का जो एक पुराना अलायंस है उसके साथ में वो ग्रो करता है या नहीं करता है, क्योंकि यूरोप जो है इकोनॉमी तो ठीक है, रिच कंट्रीज है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर एक मिलिट्री पावर जो होना चाहिए, उसको ग्लोबल जो आउटरीच होना चाहिए यूरोप की, वो उतना नहीं है। हाँ, बिजनेस में यूरोपियन यूनियन इज वेरी गुड एक्चुअली, बहुत उसका बड़ा बिजनेस, रादर अमेरिका से भी ज्यादा बिजनेस यूरोपियन यूनियन का है वर्ल्ड के अंदर में। तो ये तमाम चीजों से जो है वो डिसाइड होगा। इस बीच में अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशंस का जो बनाया हुआ यूएन चार्टर का जो ऑर्डर है वो क्रश हो रहा है। अभी आप देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहला कह रहा था कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है P5 कंट्रीज के ऊपर में, वो P5 कंट्रीज ही यूनाइटेड नेशंस चार्टर को जो है वो वायलेट कर रही है। तो वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने का जो एक मॉडल था वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इस बीच में अगर मान लीजिए चाइना का इमरजेंस होता है और अमेरिका धीरे धीरे जो है वो एक सेकेंडरी रोल में आता है, और चाइना किस तरह का फिर जो है इंटरनेशनल रूल्स को जो है रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाना चाहता है, और उस समय में इंडिया जैसी कंट्रीज है या यूरोप जो है वो क्या कहती है, तो उससे ये डिसाइड होगा कि किस तरह का जो है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। पर जितना चाइना को हम पढ़ रहे हैं, चाइना की सोच अमेरिका से ज्यादा अच्छी है, ये एक बहुत क्लियर आती है, क्योंकि चाइना बगैर वॉर के जो है वर्ल्ड को डेवलप करना चाहता है। ये उसका रोल जो है वो देखने में आ रहा है। और जितनी लड़ाइयाँ बार बार अमेरिका कर रहा है या रशिया के भी हाथ से हुई है, वैसा चाइना का रोल नजर नहीं आ रहा है। चाइना बहुत रेस्ट्रेन के साथ में जो है एक पावर बन रहा है और दूसरों को वो सप्रेस नहीं करना चाह रहा है। ऑफकोर्स बिजनेस में एक डोमिनेंस है चाइना का, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो मैं समझता हूँ कि अगर चाइना एक मेजर पावर करके इमर्ज होता है तो एक बहुत बड़ा रोल होगा। और चाइना क्योंकि खुद कोई एक रिलीजन या आइडियोलॉजी को या कल्चर को जो है प्रमोट नहीं करता, वो डोमिनेट नहीं करना चाहता उस चीज को, तो दुनिया में एक नए तरह का जो है वो विचार इमर्ज हो सकता है। सर अभी जैसे अभी युद्ध के कारण जो इंडिया में सिलेंडर का क्राइसिस आ चुका है, मिल नहीं रहा है लोगों को, जो मजदूर लोग हैं काफी सिटीज से पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ प्रिवेंटिव स्टेप अगर समय से उठा लेती तो ये सब सीनेरियो को टाला जा सकता था, कुछ अच्छा रिलीफ मिल सकता था ये सब सीनेरियो में। बिल्कुल मिल सकता था। आपने जो अगर थोड़ा सा एडवांस तैयारी की होती
तो इसको जो है, क्योंकि जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि 90% LPG, 60% LNG एंड 40% आपका जो ऑयल है ये पूरा आपका वेस्ट एशिया से आता है, और ये नियरेस्ट रूट है आपका। आप रशिया से भी ले रहे हो लेकिन उसको आने को 1 महीना लग जाता है, ये आपका 4 दिन में टैंकर्स पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो आपको जो है जब ये क्राइसिस डेवलप हो रहा था तो आपने ऑफकोर्स ये तो बहुत अच्छा किया एक तरीके से कि भाई आप कहीं दिखाने के लिए तो न्यूट्रल है कम से कम, जो है जो आपने जाके इजराइल से जाकर एकदम बहुत क्लोजनेस दिखा दिया था, उसके बाद एक आपने कोर्स करेक्शन किया, तो एक अच्छा किया। पर अगर आप पहले से जो है इस चीज में थोड़ा सा ज्यादा जो है वो सतर्क रहते, और एक तरह से अगर आप समझते कि भाई वेस्ट एशिया क्राइसिस आने वाला है, देखिए आप नेशनल रिजर्व्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। चाइना के, जापान के 1-1 साल के नेशनल रिजर्व्स है। हमारा नेशनल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी जिसको बोलते हैं, वो 60 दिन का केवल है। तो आप इतना छोटा रिजर्व में कोई भी कंट्री बहुत पावरफुल नहीं हो सकता है। कम से कम आपको 1 साल का नेशनल रिजर्व बनाना चाहिए। तो 1 साल का नेशनल रिजर्व बनाने के लिए पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं बनाया, कोई स्टेप नहीं लिया। और जब उनको पूछा जाता है आपने क्यों नहीं किया, तो वो कहते कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में तो 30 दिन से भी कम था, तो हमने 60 दिन किया। तो ये उनका हर बार चलते रहता है, कांग्रेस के ऊपर दिखा देना, नेहरू के ऊपर दिखाना। अरे भैया, आपको अगर विकसित भारत बनना है, आप कह रहे विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड इंडिया बनना है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपका जो है ऑयल का और पेट्रोकेमिकल्स का 1 ईयर का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको गैस का क्राइसिस है। अभी देखिए सबसे ज्यादा जो है ना आपको कमर्शियल गैस का जो है वो क्राइसिस है। डोमेस्टिक तो आप मैनेज कर रहे हैं, पर कमर्शियल जो सिलेंडर्स है उसका क्राइसिस है। तो उसका भी जो है आपके पास में उतना अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं होगा और दुनिया में इस तरह का कुछ भी क्राइसिस आ जाए, कल ये सॉल्व भी हो जाए, अमेरिका ईरान का सीज फायर भी हो जाए मान लीजिए कल, क्योंकि कल सुबह तक का कुछ टारगेट है, नहीं तो हम उड़ा देंगे वो कह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई ना कोई पावर और अगर इमर्ज होना चाहेगा वेस्ट एशिया में, तो अमेरिका इजराइल वैसा ही करेंगे। चाइना और इनका अपना कहीं ना कहीं उसमें जो है वो इंटरेस्ट है, वो उसको होने नहीं देंगे। तो ये क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा। इसलिए बेस्ट है कि आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व 1 साल का बनाइए, और आप ग्रीन एनर्जी के ऊपर कितना फास्ट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सोलर पावर है, विंड पावर है, आपको थर्मल पावर्स है, तो इसमें भी आपको जल्दी शिफ्ट होते होना चाहिए। आपको ग्रीन फ्यूल्स है, तो इसके ऊपर में भी आप कितना रिसर्च और इन्वेंशन करके जल्दी आप ट्रांजिट कर सकते हैं। ईवीज है, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां तो ला ली, बहुत मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, तो आप गाड़ी चार्ज किधर करोगे? अभी ये जो घर बने, हमारे जो घर बने पहले, उसमें चार्जर ही नहीं की सुविधा नहीं बनी है, कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग ही नहीं। यानी आप घर में चार्ज करने के लिए दिक्कत है, फ्लैट्स में चार्ज करने की दिक्कत है। आप अगर लंबे रोड पे चले जाए तो कहाँ चार्ज करेंगे उसको? तो ईवी गाड़ी लेंगे क्यों, जबकि ईवी गाड़ी लेना थोड़ा सस्ता पड़ता है। फिर बैटरी बहुत महंगी है ईवी गाड़ी की, तो इसका कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। 2.5 लाख 4 लाख की जो है अलग अलग व्हीकल्स के हिसाब से जो बैटरीज है, तो इसको जो है वो कम करना चाहिए। अभी आपका ईवी में तो जो रिसर्च होना चाहिए, लिथियम बेस्ड बैटरीज है, इसके अलावा और कौन सी बेस्ड बैटरीज ईवी में हो सकती है जो फास्ट चार्ज हो जाए 5 मिनट के अंदर, वो भी एक इश्यूज है। तो ये सब नहीं करेंगे तो आपका ट्रांजिशन नहीं होगा एनर्जी का। तो एक तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने की जरूरत है 1 साल की, और इसमें गैस के ऊपर स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, और साथ में आपको ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर में जल्दी ट्रांजिशन करना चाहिए रिसर्च करके। विज्ञान मानवता की